नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 12th चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का 10वां भाग शुरू करेंगे, जो हमारा अंतिम भाग है। इसके अंतर्गत हम लघुत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर देखेंगे और निबंधात्मक प्रश्नों को कैसे हल करना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आते हैं पहले हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों पे। हमारा पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 सिद्धांत बताइए। हम लोगों ने जल संरक्षण प्रबंधन के 3 सिद्धांत पढ़े थे। पहला सिद्धांत था हमारा जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना, संदूषित या प्रदूषित जल जो है उसका पुनर्चक्रण करके स्वच्छ करके उसे पुनः उपयोग लायक बनाना। ये 3 सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो इनको लिखने का तरीका यह रहेगा, जल संरक्षण और प्रबंधन के 3 सिद्धांत निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रहा आपका जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना, तीसरा संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। तो ये आपके 3 सिद्धांत रहे। तो ये था हमारा पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न और इसको आप इस तरह से लिखेंगे। सेकंड प्रश्न हमारा आता है, सामाजिक वानिकी क्या है। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था बच्चों। सामाजिक वानिकी एक ऐसा प्रबंधन कार्यक्रम है जो समाज कल्याण से संबंधित है, साथ में अपशिष्ट भूमि को पुनः उपयोग लायक बनाता है। इसी के साथ ही जो लोग वनों पर आश्रित हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हमारा क्या है, सामाजिक वानिकी। इसके कई क्षेत्र हैं जिसमें सामाजिक, ग्रामीण और पर्यावरण विकास पर कार्य किया जा रहा है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सामाजिक वानिकी एक ऐसा प्रबंधन है जो समाज कल्याण से संबंधित है। यह अपशिष्ट भूमि को पुनः उपयोगी बनाने में सहायक है, वनों पर आश्रित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही यह सामाजिक, ग्रामीण और पर्यावरण विकास के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम या प्रबंधन है, जिसमें स्थानीय लोगों की पूरी भागीदारी होती है। किसमें? वन रोपण में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। तो ये रहेगा हमारा सेकंड प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर, कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है और हमने अपने इस पार्ट में भी पढ़ा। कोयले के 4 प्रकार हैं। केवल हमसे नाम पूछा है तो हम केवल नाम लिखेंगे। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। आप चाहें तो इसमें परसेंटेज भी लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखाई है, पर चूंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं है इसलिए ना लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपको केवल यहाँ पे नाम देने हैं तो हमने यहाँ पे केवल नाम लिखे हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। आप समझ गए होंगे आपको किस प्रकार से करना है। अब हम आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा था कि हम किसको कहते हैं। ये एक ऐसा कार्य या इस तरह का विकास है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि हम भी भविष्य में इसका उपयोग करते रहें प्राकृतिक संसाधनों का, साथ में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहें। तो ये कहलाता है आपका सतत पोषणीय विकास। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य यह है कि किसी भी संसाधन का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसका उपयोग ना केवल हम कर सकें बल्कि आने वाले समय की पीढ़ियां, यहाँ पे वाले आएगा बच्चों, आने वाले समय की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो ये रहेगा आपका चौथे प्रश्न का उत्तर। 5वां प्रश्न है हमारा, वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है। बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था वन्य जीव संरक्षण क्या है। आप सभी को पता है आज प्राकृतिक विविधताओं के कारण या मानवीय प्रभावों के कारण वन्य जीवों का जो जीवन है उस पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो या तो कुछ जीव आने वाले कुछ वर्षों में ही विलुप्त हो जाएंगे और कुछ ऐसे संकटग्रस्त हैं जो वास्तव में 1 या 2 वर्ष में ही विलुप्त हो सकते हैं, ज़्यादा वर्षों की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे दुर्लभ प्राणी हैं जो
कहाँ हैं? कुछ निश्चित क्षेत्रों में यानी सीमित क्षेत्रों में मौजूद हैं और विश्व में उनकी संख्या भी क्या है? बहुत कम है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो भी संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरह से वन्य जीवों का जो ये जीवन खतरे में पड़ा हुआ है, इसको बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो अपने स्तर पे किए जाएं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे किए जाएं, चाहे प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किए जाएं, या सरकार के द्वारा किया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाए, किसी भी प्रकार का जो कार्य इनकी सुरक्षा, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है? संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वन्य जीवों का संकटग्रस्त होना हमारे लिए अत्यंत गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या है। आज बहुत से जीव विलुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं, जिनकी संख्या बहुत कम बची है। इनको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए व इनकी संख्या बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। हम इसमें ये भी लिखेंगे कि भारत में यानी हमारे देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, और जो आज भी कई संशोधनों के साथ लागू है। तो ये रहेगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो ये तो थे हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब हम आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पे। निबंधात्मक प्रश्नों में बच्चों हम ये देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, क्योंकि अपन ने पूरा पाठ पढ़ा है और आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि किस चीज़ के अंतर्गत हमने क्या जाना है। तो हम निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय लिखिए। हमने पढ़ा था जल संरक्षण के उपाय। सबसे पहला हमने पढ़ा था, आपको ध्यान दिलाती हूं मैं, कि जल को एक राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो जब राष्ट्रीय संपदा होगी तो उसका क्या होगा? जो उसका उपयोग होगा वो भी सुनियोजित तरीके से होगा और लोग क्या होंगे? उसके प्रति जागरूक होंगे। दूसरी चीज, घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। तीसरा, वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में किया जाए, गांव में किया जाए, शहर में किया जाए, या कोई संरचना बनाकर किया जाए, या फिर घरों में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको लगाकर भी किया जा सकता है। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। संदूषित जल को या प्रदूषित जल को पुनर्चक्रित करके हमें क्या करना चाहिए? उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने से क्या होगा? भूजल का जो स्तर होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। बाढ़ को रोकने के लिए हमें नदियों को परस्पर मिलाना चाहिए। तो इस तरह से अपन ने कुछ उपाय पढ़े थे, तो वो सभी आपको यहाँ पे उपाय लिखने हैं। तो लिखोगे किस तरह से? उत्तर, जल संरक्षण और प्रबंधन के निम्न उपाय हैं, या उपाय निम्न हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट वाइज आपको इसमें लिखना है। तो ये रहेगा आपका क्या? पहले प्रश्न का उत्तर, और मैं सोचती हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वन संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। जिस तरह से हमने जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बात की थी, उसी तरह से हमने बात की थी किसके बारे में? वन संरक्षण पर। वन संरक्षण के क्या उपाय थे? इसको भी आप कैसे लिखेंगे? वन संरक्षण के निम्न उपाय हैं, और पॉइंट वाइज देंगे। जैसे पहला पॉइंट आप क्या दे सकते हैं? वनों को आग से बचाना चाहिए और ऐसे निरीक्षण गृह स्थापित करने चाहिए जो समय पर वनों को आग लगने से बचा सकें। इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि के कारण हम कृषि के लिए, आवास के लिए जो वनों का उन्मूलन कर रहे हैं वो नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगला है, ईंधन के लिए जो हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या मकानों के लिए इमारती काष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, उसके नए वैकल्पिक स्रोत खोजे जाने चाहिए। इसके अलावा वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। वृक्ष लगाने में और वृक्ष काटने में क्या होना चाहिए? समान अनुपात होना चाहिए। इसके साथ ही यदि हमें वनों को काटने की ज़रूरत है तो प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि पहले जैव विविधता अधिक वाले वन कटेंगे या एक या दो प्रकार के वृक्षों वाले वन कटेंगे। इस चीज़ की प्राथमिकता तय होनी चाहिए। तो आपको पता है जिसकी अधिक जैव विविधता है उसको नहीं काटा जाना
चाहिए। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वन संरक्षण के उपाय पढ़े थे। साथ में जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, इसके बारे में पढ़ा था। तो आप लिखिए, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, झूम खेती पर रोक लगनी चाहिए। तो झूम खेती पर रोक लगेगी तो क्या होगा, वनों को जलाने से बचाया जा सकेगा। तो इस तरह से ये जो सारे उपाय हैं वो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिएगा। हमने इसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, वन्य जीवों के विलुप्त होने के निम्न कारण हैं। तो पहला कारण हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या हो जाते हैं, वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। कैसे, ऐसी क्या प्राकृतिक आपदा हैं? तो हमने उसमें पढ़ा था कि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, इस तरह की प्राकृतिक आपदा हैं जो क्या कर देती हैं, उनके आवासों को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण वो जीव भी साथ में नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, ये हमने पढ़ा था। जनसंख्या वृद्धि के कारण हम क्या कर रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं कृषि के लिए, आवास के लिए। तो वन्य जीवों के जब आवास नष्ट हो रहे हैं तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाने में जो वन भूमि होती है वो जल में भी डूब जाती है। जैसे बांध परियोजनाएं होती है तो उसमें जल में डूब जाती है, या इन परियोजनाओं के लिए भी बहुत से वनों को काटा जाता है। तो ये भी कई सारे कारण हैं। इसके साथ ही और क्या कारण हो सकते हैं, आपने जैसे पढ़ा है कि प्रदूषण, वन्य जीवों में और मनुष्य में संघर्ष, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कई सारे कारण हमने पढ़े थे, तो आपको यहाँ पर ये सारे कारण यहाँ पे लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। हमने जल संग्रहण की राजस्थान की 5 पद्धतियां पढ़ी थी जो आपके पाठ में है। पहली थी खड़ीन, आपको ध्यान होगा पहली क्या थी, खड़ीन। दूसरी थी आपकी तालाब, तीसरा झील, चौथा बावड़ी और 5वां था टोबा। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो यहाँ वर्णन करने के लिए कह रहा है तो हमें केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लिखेंगे राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की निम्न पद्धतियां हैं। पहली खड़ीन, अंडरलाइन करेंगे, डैश करके इसके बारे में लिखेंगे। खड़ीन एक ऐसा संरचना है जो ढलान वाले क्षेत्र में बनाई जाती है, जो एक तरफ से पक्की दीवार होती है जिसके, और दो तरफ कैसी होती है, कच्ची दीवार। वर्षा होने पर जब एक खड़ीन भर जाता है तो इसका पानी दूसरी खड़ीन में चला जाता है, और जब इनका पानी सूख जाता है तो यहाँ पे खेती की जाती है। तो ये आपको खड़ीन के अंदर लिखना है। दूसरा आपका रहा तालाब। तो आपने इसमें पढ़ा था कि प्राचीन समय में तालाब स्त्रियों के नहाने के लिए और पुरुषों के नहाने के लिए अलग अलग होते थे। इन तालाबों के किनारे पर, तलहटी पर कुएं बने होते थे जिन्हें बेरी कहते थे, और वो कुएं क्या होते थे, पानी, शुद्ध पानी देते थे, और वो पानी पीने के पानी का स्रोत होते थे। क्यों? क्योंकि तालाब से जब रिस कर पानी जमीन के नीचे जाता है तो भूजल स्तर क्या हो जाएगा, जल का बढ़ जाएगा, और वो पानी शुद्ध होके ऊपर आता है, और उस पानी को कुएं से पीने के लिए उपयोग में लिया जा सकता था। इसी तरह से झील, हमने पढ़ा था राजस्थान में कृत्रिम और प्राकृतिक कई प्रकार की झीलें हैं, और ये भी क्या करती हैं, जो इनसे नीचे स्थित कुंड हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इनके जल स्तर को बढ़ाती हैं। हमने इसमें उदाहरण भी दिए थे राजस्थान की 2 झीलों के। जैसे प्राकृतिक झील कौन सी हमने लिखी थी, जो पचपदरा की लिखी थी, और कृत्रिम झील हमने नक्की झील लिखी थी। आप और भी लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। अगला था बावड़ी। बावड़ी कैसी संरचना है, हमने पढ़ा था स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिनमें नीचे तक पहुंचने के लिए, जहाँ पानी भरा होता था बावड़ी में, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी डिजाइनदार सीढ़ियां होती थी, साथ में दीवारें भी होते थे। ये हमने पढ़ा था इसमें, ये आप बावड़ी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद है टोबा। ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जो नाड़ी से थोड़ी गहरी होती हैं, और इनमें वर्षा जल संग्रहित रहता है जो वहां पर लोगों के समय पर काम आता है। तो ये रहा आपका किसका, चौथे प्रश्न का उत्तर। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए।
चिपको आंदोलन बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, इसमें हमने एक कहानी भी सुनी थी, तो इसका उत्तर भी हम पॉइंट वाइज ही देंगे। लेख पूछ रहा है पर लेख को हम बिंदुवार भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो आप बताइएगा चिपको आंदोलन वृक्षों की सुरक्षा और वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम था या आंदोलन था। क्योंकि ये आंदोलन है तो कार्यक्रम की जगह आप लिखिएगा चिपको आंदोलन वृक्षों की सुरक्षा और वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए किया गया आंदोलन था। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में हुई थी। और कब हुई थी? 1730 में। तो आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो कहानी को भी थोड़ा बता सकते हैं। आप बताएंगे इसमें पहले पॉइंट में कि इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुई थी, जहां पर खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी और उसकी 3 लड़कियों ने और कुल मिलाकर 363 स्त्री पुरुष और बच्चों ने क्या कर दिया था? अपना बलिदान कर दिया था। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, आप चाहें तो थोड़ी कहानी भी बता सकते हैं कि उस समय के जो जोधपुर के महाराजा थे उनको अपने महल में फर्नीचर बनाने के लिए और महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई, इमारती काष्ठ की, तो उन्होंने अपने सेवकों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। मैंने बताई थी आपको ये वाली कहानी, तो यही कहानी आप संक्षिप्त में लिख भी सकते हैं। क्या रहा था फिर लकड़ी लाने के लिए जब वो गए? तो उन्होंने खेजड़ी की लकड़ी को जब काटा तो अमृता देवी जो स्थानीय निवासी थी उन्होंने सुना, तो वो दौड़ कर आई और उन्होंने सेवकों से पेड़ काटने के लिए मना किया। वो नहीं माने तो वो अपनी लड़कियों के साथ पेड़ से चिपक गई। उन्होंने पेड़ को, सेवकों ने पेड़ को उनके साथ ही काट दिया, यानी अमृता देवी और उनकी 3 लड़कियों को भी साथ में काट दिया। और आसपास के लोगों को और गांव के लोगों को जब ये पता चला तो वो बार बार आते रहे, पेड़ों से चिपकते रहे और सेवक उन सबको काटते रहे। तो इस तरह से बहुत से लोगों का बलिदान हुआ, यानी वो शहीद हो गए पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये तो थी शुरुआत, ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखेंगे, इसके बाद जो चिपको आंदोलन हुआ वो उत्तराखंड में हुआ और इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि खेजड़ी का वृक्ष जो है उसको क्या कहा गया? राज्य वृक्ष, और उसको थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। और इसके बाद आप बताएंगे एक और मूवमेंट जो दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में हुआ था जिसका नाम एपिको था, और वो मूवमेंट भी किस लिए किया गया था? वृक्षों की सुरक्षा और वनों की कटाई रोकने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज इस चिपको आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे या लिखेंगे इसको। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर। हमारा छठा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। इसमें 2 बातें पूछी गई हैं बच्चों। सबसे पहली बात है प्राकृतिक संसाधन। तो जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर उत्तर लिख के प्राकृतिक संसाधन लिखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद इसकी क्या बताएंगे? परिभाषा। हमने प्राकृतिक संसाधन किसको कहा था? प्रकृति से प्राप्त होने वाले वे सभी संसाधन या पदार्थ जिनमें हम बिना परिवर्तन किए जिनका इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हमने इसके 3 प्रकार पढ़े थे। पहला किसके आधार पर पढ़ा था बच्चों? बताओ। विकास के आधार पर। दूसरा हमने उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। तीसरा हमने भंडारण के आधार पर पढ़ा था। तो आप जिस तरह से आपने लिखा प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखी यहाँ पे सबसे पहले, फिर इसके बाद ये निम्न 3 प्रकार के हैं ये लिखेंगे। पहला क्या है? विकास के आधार पर। दूसरा उद्गम उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा भंडारण और वितरण के आधार पर। ये पॉइंट हो गए। अब आप एक पॉइंट लेंगे जैसे विकास के आधार पर, तो ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कौन सी? वास्तविक और संभाव्य की। तो पहला भी जैसे विकास और विकास के आधार पर था, ये भी कितने भागों में बटा हुआ है? 2। तो इसका पहला था वास्तविक और दूसरा क्या था? संभाव्य। इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। जो मैंने आपको बताया वास्तविक वो हैं जिन्हें आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी मात्रा का हमें पता है, जो सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। संभाव्य वो हैं जो निकट भविष्य में वास्तविक संसाधन बन सकते हैं, परंतु आज क्या है? उनका उपयोग हम ना के बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना होगा। जैसे वायु हो गया, वायु तो खैर वास्तविक संसाधन ही है। आप क्या लिख सकते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वायु कुछ समय पहले यानी पवन ऊर्जा जो थी वो कुछ समय पहले क्या थी? आज से लगभग 18, 19, 20 वर्ष पहले वो एक संभाव्य संसाधन थी, पर आज वास्तविक संसाधन बन चुकी है। दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर किसके आधार पर?
उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और इसको अंडरलाइन करेंगे। ये भी कितने भागों में बांटा गया है? 2। ए क्या है आपका? जैव, और बी क्या रहेगा आपका? अजैव। जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव जो सजीव हैं उनको हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे सभी जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक है। और अजैव जो निर्जीव चीजें हैं उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे वायु है, जल है, विभिन्न खनिज हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? अजैव संसाधन। तीसरा था क्या? भंडारण और वितरण के आधार पर। तो तीसरा पॉइंट जब आएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा भंडारण और वितरण के आधार पर। भंडारण और वितरण के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा है स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक का मतलब हुआ सभी जगह मौजूद, जैसे वायु जो सभी जगह मौजूद है, तो ऐसा संसाधन जो सभी जगह व्याप्त है उसको हम सर्वव्यापक कहते हैं। उदाहरण लिख दिया वायु आपने। दूसरा है स्थानिक। स्थानिक या स्थानीय, जनरली हम है ना स्थानीय को लोकल कहते हैं, और लोकल चीज को हम ये मान के चलते हैं जो उसी जगह उत्पन्न हो रही है। तो उसी जगह उस पर यानी उसी जगह उत्पन्न हुई, तो किसी सीमित क्षेत्र में उत्पन्न हुई, तो हम कह सकते हैं स्थानीय संसाधन वो है जो एक निश्चित क्षेत्र में ही पैदा होता है या निश्चित क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसे तांबा अयस्क, लोह अयस्क हर जगह तो नहीं मिलते, कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 आधारों पर 2-2 प्रकार हर एक के हमने पढ़े। तो ये तो थे संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों के। इसके अलावा भी आपको 2 प्रकार और देने हैं जो आप लिखेंगे कि संसाधनों को सही तरह से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जिनकी पूर्ति आसानी से दोबारा की जा सकती है और जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या है? हमारे नवीकरणीय संसाधन। जैसे वायु है, सौर ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद है, इनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता और इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती या आसानी से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो इस तरह से आप प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करेंगे और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है और निबंधात्मक का लास्ट प्रश्न जो है, IUCN द्वारा वर्गीकृत प्रजातियों का वर्णन कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा था IUCN के द्वारा एक पुस्तक का निर्माण किया गया, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक जिसको कहते हैं, जिसमें 5 भागों में प्रजातियों को बांटा गया है। पहली क्या है? विलुप्त। पहली विलुप्त प्रजाति। दूसरी कौन सी थी? संकटग्रस्त प्रजाति। और तीसरी थी सभेदय प्रजाति। और चौथी है दुर्लभ। और 5वीं है अपर्याप्त ज्ञात जाति। ये 5 प्रकारों में बांटा गया था प्रजातियों को। पहली विलुप्त, इसमें आप लिखेंगे, केवल नाम नहीं लिखना, थोड़ा वर्णन भी करना है, उदाहरण भी दीजिएगा जहां तक हो सके। विलुप्त में आप लिखेंगे ये वो जातियां हैं जो पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद थी परंतु आज पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर, रायनिया, ये इसमें उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी है संकटग्रस्त। ये वो जाति हैं जिनका अगर हमने संरक्षण नहीं किया तो क्या होगा? ये कुछ ही वर्षों में, हो सकता है 1 वर्ष में, हो सकता है 2, हो सकता है 10 वर्षों में ही क्या हो जाएंगी? ये विलुप्त हो जाएंगी पृथ्वी से। जैसे बब्बर शेर, बघेरा, गिद्ध, हमने पढ़ा था इसके बारे में। सभेदय, ये वो जातियां हैं अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये किस में आ जाएंगी? संकटग्रस्त में आ जाएंगी। इनकी संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जैसे इसका उदाहरण हो सकता है आपका मिलिट्री मकाओ, एक तोते के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से दिखाई देती हैं, दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है, यानी इनकी संख्या बहुत कम है विश्व में और ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हिमालयी भालू और विशाल पांडा, हमने 2 उदाहरण पढ़े थे। अगला है अपर्याप्त ज्ञात जाति, यानी ये वो जातियां हैं जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है कि इनका वितरण किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है IUCN के द्वारा।
तो ये रहेगा हमारा 7वें प्रश्न का उत्तर। अब हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं इस पाठ के। लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक हमने इस भाग में कंप्लीट कर लिए और ये पाठ हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।